हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंदर अपन ने केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और नगरीय प्रशासन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम मिलिट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि मौर्य जो साम्राज्य था, मौर्य डायनेस्टी में मिलिट्री सिस्टम कैसा था, वहाँ की सैनिक व्यवस्था कैसी थी। तो देखो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो मिलिट्री सिस्टम जो था मौर्य का, वो एक सेपरेट मिलिट्री सिस्टम था। इनके डिपार्टमेंट सेपरेट होते थे, जो कि फर्दर 6 कमिटी में डिवाइड हो चुके थे। जो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था, ये किस में 6 कमिटी में डिवाइड हो गया था। हर कमिटी के अंदर कितने कितने मेंबर्स हुआ करते थे? 5 मेंबर्स हुआ करते थे। इट मीन्स टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 30 मेंबर्स हो गए टोटल। तो हर कमिटी में कितने मेंबर्स हुआ करते थे? 5 मेंबर्स हुआ करते थे। हर कमिटी का एक काम होता था। क्या काम होता था? कि वो जो 5 डिपार्टमेंट बनाए गए थे, कितने डिपार्टमेंट बनाए थे मिलिट्री के? 5 डिपार्टमेंट। उनको देख रेख करना, उनको लुक आफ्टर करना। इसका मतलब ये है, जो कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि जो डिपार्टमेंट था मिलिट्री के, जैसे अपने इंडिया में डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, वैसे ही मौर्य साम्राज्य के टाइम पे 5 मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करते थे। कौन कौन से? पहला आता है पैदल। पैदल का मतलब है जो सैनिक पैदल चलते थे, जो सेना पैदल चलती थी। दूसरा आता था अश्व। अश्व मीन्स होता है घोड़ा। जो सैनिक घोड़े पे रहते थे उनको क्या कहते थे? अश्व। तीसरा था हाथी। तो जो सेना हाथियों पे रहती थी उन्हें कहते थे हाथी। चौथा आता है रथ। रथ मीन चैरियट। तो जो सेना रथ पर सवार होती थी उन्हें क्या कहते थे? अपन रथ बोलते थे। और फिफ्थ जो आती है वो आती है नौसेना, नेवल फोर्स। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जो सम्राट अशोक था उसके पास सबसे बड़ी नौसेना भी थी। ठीक है। तो इसलिए वो विदेशों के ऊपर जो व्यापार वगैरह था उसका इजी पड़ जाता था। अब देखो मेगास्थनीज, आपने मेगास्थनीज की बुक पढ़ी है। मेगास्थनीज की बुक का नाम है इंडिका। उसके अनुसार उसने क्या बताया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख, कितने? 6 लाख पैदल सैनिक थे। ठीक है, मतलब 6 लाख क्या थे उसके पास? पैदल सैनिक थे। 50,000 मतलब 50,000 क्या थे उसके पास? अश्व सेना थी। ठीक है, जो अश्वरोही, जो अश्व पे जो सवार होते थे वो कितने थे? 50,000 थे। ठीक है। और 9,000 हाथियों पे सवार वाली सेना थी। और 800 कितने? 800 क्या थे उसके पास? रथ वाली सेना थी। मतलब बहुत ही बड़ी एक सेना थी। किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है। अच्छा, एक अंतपाल नाम का एक वर्ड आता है कि अंतपाल क्या है। देखो जो अंतपाल था वो क्या होता था? वो इस पूरे मिलिट्री सिस्टम को क्या करता था? मैनेज करता था। जो भी इनकी देखरेख होती थी, जो भी इनके इश्यूज होते थे, उनसे रिलेटेड जो मैनेजमेंट होता था वो कौन करता था, कौन देखता था? अंतपाल देखता था। दूसरा काम इसका ये था कि जो बॉर्डर, मतलब जो सीमा है, सीमा वाले जो इलाके हैं, उनकी निगरानी भी कौन करता था? अंतपाल किया करता था। अब आता है जुडिशियल सिस्टम, न्याय व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य के टाइम पे क्या न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो एक मैंने यहाँ पे एक ये चार्ट बना रखा है, इसके थ्रू समझते हैं हम। सबसे टॉप पे कौन है? देखो ये जो टॉप कोर्ट है, ये कौन हैंडल करता है? किंग हैंडल करता है। और सबसे लो लेवल कोर्ट है वो कौन सा है? विलेज कोर्ट, मतलब जो ग्रामीण न्यायालय होते हैं उसके अलावा। ठीक है, ये विलेज कोर्ट आता है सबसे लो में। और सबसे टॉप पे कौन सा कोर्ट आएगा? सुप्रीम हेड होता है, सुप्रीम कोर्ट मान सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट है, तो उसको कौन हैंडल करता है? उसका हेड कौन होता है? किंग होता है। ठीक है। इसके अलावा जनपद लेवल के कोर्ट आते हैं, लोकल लेवल कोर्ट आते हैं। ठीक, उनको अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो जो विलेज कोर्ट होते हैं, इनको कौन लीड करता है? इनको करते हैं ग्रामीणी और ग्राम वृद्ध। ठीक है, इनका निर्णय कौन लेता है? ग्रामीणी और ग्राम वृद्ध इनका क्या करता है? निर्णय लेता है। मतलब जो भी डिसीजन लेते हैं अपनी विलेज लेवल पे, लो लेवल पे, वो कौन लेता है? ग्रामीणी और ग्राम वृद्ध लेता है। अब देखो इन दोनों, जो टॉप कोर्ट और लो कोर्ट के अलावा जो ये मिडिल कोर्ट आते हैं, जैसे जनपद लेवल के, लोकल लेवल के, ठीक है, इन कोर्ट को 2 कोर्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं धर्मस्थीय और दूसरा होता है कंटक शोधन। ठीक है। जो जनपद लेवल के कोर्ट थे उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो धर्मस्थीय और एक कंटक शोधन।
तो दोनों को डिस्कस करते हैं। देखो धर्मस्थीय, जैसे आज के टाइम पे दो कोड होते हैं, एक सिविल कोड होता है और एक क्रिमिनल कोड होता है। तो उस टाइम पे जो धर्मस्थीय कोड था उसे क्या कहते थे अपन, सिविल कोड कहते थे, मतलब दीवानी अदालत। और जो कंटक शोधन था उसे क्या कहते थे अपन, क्रिमिनल कोड, मतलब फौजदारी अदालत। ठीक है, जो धर्मस्थीय कोड था, मतलब जो सिविल कोड था, इसका जजमेंट कौन कौन देते थे, 3 धर्मस्थीय होते थे और 3 अमात्य होते थे जो इसका क्या करते थे, जजमेंट देते थे। ठीक है, कौन होते थे, 3 धर्मस्थीय और 3 अमात्य। ठीक, और कंटक शोधन में क्या होता था, जो जजमेंट देते थे वो 3 प्रदेष्ट्री थे और 3 अमात्य हुआ करते थे। ठीक, धर्मस्थीय जो सिविल कोड था इसके अंदर देखो होता क्या है, पर्सन टू पर्सन डिस्प्यूट जो होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। पर्सन टू पर्सन मतलब एक आदमी का दूसरे आदमी के जो बीच में जो विवाद चल रहा है उन डिस्प्यूट्स को क्या करते थे, ये सॉल्व करते थे। जो कंटक शोधन था इसके अंदर स्टेट वर्सेस पर्सन, मतलब पूरा एक राज्य और एक पर्टिकुलर पर्सन के बीच में जो डिस्प्यूट्स हुआ करते थे उनको क्या करते थे, ये सॉल्व करते थे। किसके अंदर, कंटक शोधन के अंदर। और धर्मस्थीय के अंदर पर्सन टू पर्सन। इसके अंदर चोरी, लूट, डाके ये जो थे इनके मामले किस में आते थे, धर्मस्थीय में आते थे, मतलब सिविल कोड के अंदर आते थे। इनको क्या नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया साहस। मतलब जो चोरी के जो भी केसेस आते थे वो किसके अंदर, कौन सी कोड के अंदर आते थे, धर्मस्थीय कोड के अंदर आते थे। ठीक है, इसमें जो एब्यूसिंग मतलब गाली गलौज करना, डिसरेस्पेक्ट मानहानि का जो दावा करना, बीटिंग मारपीट के जो केसेस थे वो भी किस में आते थे, धर्मस्थीय के अंदर ही आते थे, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, वाक पारुष्य या दंड पारुष्य बोलते हैं। ठीक है, मतलब एब्यूसिंग मानहानि, जो मानहानि हो जाती है उसके भी जो केसेस थे वो किस में आते थे, धर्मस्थीय के अंदर आते थे। अच्छा, अब कंटक शोधन के अंदर की बात करें तो यहाँ का जो नगर न्यायाधीश मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हुआ करता था वो कौन होते थे, राजूक हुआ करते। अब आते हैं मौर्यन सोसाइटी में, मौर्यकालीन समाज। देखो मौर्य की डायनेस्टी के टाइम पे वहाँ का समाज कैसा था, तो इसकी जो अपन को जानकारी है, इसकी इंफॉर्मेशन अपन को किससे मिलती है। देखो चाणक्य, जो कौटिल्य नाम भी है इसका, चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र, उससे इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा क्या है, मैगस्थनीज, जो मैगस्थनीज है उसकी बुक है कौन सी, इंडिका, उससे भी इसकी क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। और तीसरा है अशोक, जो अशोक के अभिलेख थे मतलब रॉक एडिक्ट्स थे, उनसे भी क्या मिलती है, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी रही होगी। तो देखो जो मॉडर्न सोसाइटी थी वो वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी, मतलब उसमें 4 वर्णों में बांट रखा था। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में इसको बांट रखा था, जैसे ये बढ़ती थी ऋग्वेद के हिसाब से। ठीक है, तो मैगस्थनीज के हिसाब से जो उसकी बुक में उसने लिखा है कि इंडिका में कि 7 कास्ट के हिसाब से उसने बांटा था, कि 7 जातियों में उसने बांटा था। कौन कौन से थे देखो, दार्शनिक, ठीक, दूसरा है किसान, तीसरा पशुपालक या शिकारी, चौथा है कारीगर या शिल्पीकार, और 5वां सैनिक, और छठा है निरीक्षक, और जो 7वें थे वो थे अन्य शासक वर्ग। वो क्या थे, ये मैगस्थनीज के हिसाब से ही क्या थी, 7 कास्ट में उसको डिवाइड कर रखा था। अब बात करते हैं कि जो मौर्य सोसाइटी में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। तो इतनी खास स्थिति नहीं थी, लेकिन स्मृति काल के हिसाब से जो मौर्यन काल में स्थिति थी वो थोड़ी उन्नत थी। इट मीन्स यहाँ पे पुनः विवाह करने का एक जो हक था वो स्त्रियों को इसमें था कि वो दोबारा से क्या कर सकती थी, विवाह कर सकती थी। लेकिन इतनी खास नहीं थी इसकी पोजीशन किसकी, वुमेन्स की, किसमें, मौर्यन सोसाइटी में। लेकिन जो स्मृतिकालीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे इनके पास जो पुनः विवाह करने की छूट थी।